अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आईने पाकिस्तान ने हर शहरी को हकूक़ दिए हैं जिन्हें फ़ंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। तो कॉपीराइट जो है ये एक लीगल हक़ है, एक लीगल राइट है जिसको कोई जो ऑथर है, राइटर हैं, पेंटर हैं या यूनिक काम करने वाले लोगों को जो है वो दिया गया है। कॉपीराइट जो है वो किसी ऑथर को एक प्रोप्राइटरशिप जो है वो देता है और ओनरशिप देता है अपने काम पे। तो व्यूअर्स, जो कॉपीराइट है इसका बुनियादी मकसद जो है वो दूसरे लोगों को किसी काम को कॉपी करके जो है अपना बना के पेश करने से रोकता है। कॉपीराइट एक ओरिजिनल वर्क को एक काम को महफूज करता है चोरी होने से, उसको बग़ैर इजाज़त के पब्लिश करने से, और जो असल ऑनर है किसी भी काम का उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है अपने काम के यूनिकनेस को महफूज रखने के हवाले से। अमूमन हमने देखा है कि जो कॉपीराइट का हक़ जिन चीज़ों पे लिया गया है उसको वर्ड सी को सर्कल करके लिख दिया जाता है, जिससे तमाम आवाम को पता चल सकता है कि ये जो काम है इसके ऊपर जो कॉपीराइट का हक़ जो है वो महफूज किया गया है, और जो उसका प्रोप्राइटर है वो उसको जो है क्लेम कर सकता है, किसी भी मख़सूस काम के ऊपर अपना ये हक़ क्लेम कर सकता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई और अदारा उनके उस मख़सूस वर्क को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो वो उसको ख़रीद सकता है ओरिजिनल ऑनर से, या फिर जो ऑनर है उससे इजाज़त के साथ जो है वो काम कॉपी किया जा सकता है। कॉपीराइट जो है इस काम में आसानी पैदा करता है कि जो ओरिजिनल ऑनर है उसका जो एक काम है मख़सूस, उसकी कोई आर्ट फॉर्म है, म्यूज़िक है या कोई और ऐसी चीज़ है, कोई तसनीफ़ है जो कि उसकी एक्सक्लूसिव है, उसको वो दूसरों से कॉपी करने से बचा सके। लेकिन उसके साथ साथ ये एक प्रॉपर्टी भी है। जो किसी काम का ऑनर है वो अपने उस कॉपीराइट को किसी और कंपनी, अदारे या शख्स को बेच भी सकता है और अपने उस कॉपीराइट को अपने जो मुनाफा बख्श कारोबार के तौर पर भी अपना सकता है। अब यहाँ पे बात हम करते हैं कि पाकिस्तान में कॉपीराइट्स के लिए कौन कौन से लॉ मौजूद हैं। तो जो सबसे पहला लॉ है वो है कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962, कॉपीराइट रूल्स 1967 और कॉपीराइट अमेंडमेंट ऑर्डर 2000। तो ये जो तीनों लॉज़ हैं ये पूरे पाकिस्तान में लागू होते हैं, और जो कोई भी ओरिजिनल ऑनर है अगर उसने अपने कॉपीराइट जो हैं वो रजिस्टर कराए हैं तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है या क्रिमिनल कार्रवाई भी अकॉर्डिंग टू वर्क कर सकता है। अभी हम ये देखते हैं कि जो कॉपीराइट है इसका ऑनर कौन है। कॉपीराइट का जो पहला ऑनर है वो शख्स है जिसने अपना एक मख़सूस जो काम है उसको तसनीफ़ किया है या किसी काम को क्रिएट किया है। तो फर्स्ट ऑनर जो है वो उसका रियल ऑनर है और वही जो है कॉपीराइट को रजिस्टर कराने का हक़ महफूज रखता है, और इवन कि अगर सम टाइम नहीं भी रजिस्टर कराया तो भी वो किसी काम की, किसी तसनीफ़ की मुकम्मल होने की जो डेट होती है वो उस हक़ को क्रिएट कर देती है। अब हम देखते हैं कि कॉपीराइट जो है उसका कोई को ऑनर भी हो सकता है, उसके को ऑनर्स भी हो सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा काम जो कि टीम की शक्ल में किया जा सके या टीम की शक्ल में ही मुकम्मल हो सकता हो, तो ऐसे काम में जितने भी लोग शामिल होंगे वो उसके को ऑनर्स होंगे, और उन तमाम को ऑनर्स को जो कॉपीराइट का हक़ है वो तमाम के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगा, वो हक़ ले सकते हैं। अब
कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 का जो सेक्शन 10 है वो ये बताता है, और यही अमेंड किया गया है कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 2000 में, जो कि ये बताता है कि जो कौन कौन सी जो आर्ट फॉर्म्स हैं, कौन सा वर्क है, कौन सा काम है जो कि कॉपीराइट लॉज के अंदर प्रोटेक्ट हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो एक ऐसा कोई लिटरेरी वर्क, जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम, कोई स्पीच, कोई म्यूज़िकल जो है काम, जो कि जिसमें कोई अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो, वो कॉपीराइट में प्रोटेक्ट हो सकता है। फिर कुछ ऐसा ड्रामेटिक वर्क, यानी कि कोई ड्रामाई काम, कोई ड्रामाई तश्कील जिसमें कोई मेलोडी हो, कोई अल्फाज हो, कोई उसमें लिरिक्स हों, उसको भी, और उसे ग्राफिकली जो है वो डिज़ाइन किया हो, तो उसे भी कॉपीराइट लॉ के तहत रजिस्टर कराया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि कोई कोरियोग्राफिक वर्क है, कोई मखसूस कोई डायरेक्शन है जिसमें एक कोई मखसूस काम, आर्ट फॉर्म जो है कोरियोग्राफी की गई है, तो उसे भी कॉपीराइट लॉज के तहत रजिस्टर कराया जा सकता है। कोई अगर मुजस्मा साजी है, आर्टिस्टिक वर्क है, पेंटिंग, ड्राइंग, कोई मतलब जिसमें वो कंदाकारी की जाती है, इस तरह का वर्क, कोई आर्किटेक्चरल वर्क जिसमें कोई आर्ट की फॉर्म इस्तेमाल की गई हो, और कोई और ऐसा जैसे कोई कारीगर, क्राफ्टमैन होते हैं, वो कोई मखसूस किस्म के अपने आर्ट के इजहार करके कोई मखसूस डिज़ाइन या कोई कतबा डिज़ाइन करते हैं, तो वो जो चीज़ है वो भी कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्ट हो सकती है। फिर जो मोशन पिक्चर्स हैं, जिनको हम सिनेमा पे जाके देखते हैं, इस तरह की जो मोशन पिक्चर्स हैं उनको, और उसी से रिलेटेड जो ऑडियो विजुअल वर्क है, उसको भी कॉपीराइट के तहत रजिस्टर कराया जा सकता है। फिर कुछ साउंड रिकॉर्डिंग ऐसी होती हैं जो मखसूस किसी कंपनी की या किसी मखसूस डायरेक्टर की होती हैं, उनको भी कॉपीराइट के तहत रजिस्टर कराया जा सकता है। और ऐसी जो डिवाइसेस हैं उनमें जिनमें ये रिकॉर्ड होता है, उन डिवाइसेस को भी कॉपीराइट प्रोटेक्शन हासिल होती है। कुछ आर्किटेक्चर प्लान, कोई ड्राइंग्स, कोई कंस्ट्रक्टिव जो बिल्डिंग्स हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन कर दी गई है, उन आर्किटेक्चर डिज़ाइन को फॉलो करते हुए, तो वो भी कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्ट हो सकती हैं। हाँ जी, तो अभी हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो कि कॉपीराइट जिन पे नहीं लिया जा सकता। तो ऐसी चीज़ें वो हैं जैसे कोई कॉन्सेप्ट या आइडियाज़ अगर हैं, तो जिनको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, सिर्फ बातें की जा रही हैं, तो वो कॉपीराइट के तहत उस पे कोई वो नहीं है, क्योंकि अभी कुछ बनाया ही नहीं गया। फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कॉमनली सभी लोग जानते हैं, जैसे कैलेंडर है, हाइट है, किसी चीज़ की विड्थ है, टेलीफोनिक डायरेक्टरीज़ हैं, कोई टेप मेजर्स हैं, या कोई टेबल्स हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जो है कॉपीराइट के तहत रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। कुछ और ऐसा कोरियोग्राफिक वर्क है जो कि कॉमन उसमें आता है, किसी कॉमन मतलब क्लास में आता है, तो उसे भी कॉपीराइट के तहत रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। फिर कुछ नाम हैं जैसे कि किसी अशख़ास के या जगहों के नाम, वो भी, उनको भी कॉपीराइट नहीं किया जा सकता। कुछ फ्रेजेस हैं, एक्सप्रेशंस हैं जो कि कॉपीराइट नहीं किए जा सकते। फिर एक और चीज़ है जैसे फ़ैशन, एक आम ट्रेंड चलता है, कभी कोई कलर्स लोग पहनना शुरू कर देते हैं तो वो आम हो जाते हैं। कभी कोई मतलब कोई मेकअप ऐसा है कि अगर कोई एक शख्स करे तो वो तमाम लोगों में आम हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों पे भी कॉपीराइट जो है वो नहीं लिया जा सकता। अभी मतलब एक जो कॉपीराइट की रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही अहम चीज़ है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि यूनिक काम करना चाहते हैं और यूनिक काम करने
करने के बाद वो ये चाहते हैं कि उसकी जो ऑनरशिप है, उसकी जो यूनिकनेस है, उसे चोरी होने से बचाया जा सके या कॉपी करने से बचाया जा सके। तो ऐसी सूरत में अगर एक बंदे ने कॉपीराइट ले लिए हैं तो वो लॉ के तहत अदालती तौर पर अदालती कार्रवाई करते हुए वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और अगर किसी ने कॉपीराइट्स को चुराया है, उसकी कोई मखसूस जो प्रोडक्ट है उसको कॉपी किया है या चोरी किया है, तो जो कॉपीराइट लॉ हैं वो अलाउ करती हैं कि वो कोर्ट के ज़रिए जो है वो कंपनसेशन को क्लेम किया जा सके। तो ऐसी सूरत में जो ऑनर है उसको कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 के तहत जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है उसके मुताबिक जो काम है वो सिक्योर किया जाता है। और जो कॉपीराइट रजिस्ट्रार है वो हर शहर में मौजूद हैं, और जो लोग अपना यूनिक वर्क रजिस्टर कराना चाहते हैं वो अपने शहर के रजिस्ट्रार को कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल जो लोग करते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि क्या कोई वेबसाइट जो है उसको रजिस्टर किया जा सकता है। तो एक जो वेबसाइट है जो किसी यूनिक काम को ज़ाहिर करती है, किसी काम को शो करती है, तो उसको भी रजिस्टर किया जा सकता है। और जो उसका ऑथर है जो कंप्यूटर प्रोग्राम का, वो उसका ओरिजिनल ऑनर जो है वो तस्वुर किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि ऑथर की, ऑनर की बात आई, को ऑथर की बात आई, तो एक और बड़ी चीज़ जो आजकल देखने में आई है कि सोशल मीडिया पे कॉपी और पेस्ट का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और किसी भी चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं, किसी दूसरे की एक ख़ास चीज़ को, किसी तसनीफ़ को, किसी पिक्चर को जब लोग देखते हैं तो उसे कॉपी और पेस्ट करके खुद ज़्यादा मशहूर होना चाहते हैं। तो तो ये जो है ये कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट है। ये कॉपीराइट जो लॉज़ हैं ये किसी ऑनर के हक़ को नुकसान पहुंचाने के ज़िम्मे में आता है। लेकिन हम ये भी इसके साथ देखते चलें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं करती। अगर कोई तहकीकाती मकसद के लिए कोई चीज़ कॉपी कर रहा है और उसमें जो ओरिजिनल वर्क जिसका है, जो ऑथर है, ऑनर है, अगर उसकी इजाज़त ले ली गई है या फिर अपनी किसी रिसर्च में उसका हवाला दे दिया गया है उन अल्फाज का, तो वो कॉपीराइट जो है कॉपी पेस्ट के ज़िम्मे में नहीं आता। तो यहाँ पे अभी हम ज़िक्र करते हैं कि जो कॉपीराइट है, यानी कि अगर किसी शख्स ने कॉपीराइट हासिल कर लिया है तो उसकी उम्र कितनी है, एक जो कॉपीराइट है वो कितने बरस तक लागू हो सकता है, कितने अरसे तक, कितने सालों तक एक जो कॉपीराइट है उसको मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। तो कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 के मुताबिक अगर कोई लिटरेरी काम है, कोई ड्रामेटिक वर्क है, म्यूज़िक है, आर्टिस्टिक जो वर्क है वो अगर कॉपीराइट रजिस्टर कराया गया है तो जो उसका ऑथर है, जो उसका ऑनर है, उसकी पूरी ज़िंदगी में उस जो कॉपीराइट है उसको इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता। और उसके मरने के बाद ये जो मुद्दत है ये 50 साल तक चलती है। और 50 साल तक उसकी वफ़ात के बाद उसके जो वारिसान हैं वो उस हक़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई सिनेमा का वर्क है, कोई म्यूज़िक आर्ट फॉर्म है, मोशन पिक्चर है, फ़ोटोग्राफ़ी है, तो उसे जो है वो रजिस्ट्रेशन के बाद अगले 50 साल तक वो जो हक़ है वो हासिल रहता है कॉपीराइट का। और अगर किसी ने उसको कॉपी करना हो तो या तो कॉपीराइट रजिस्ट्रार से इजाज़त लेनी पड़ती है या फिर जो ओरिजिनल ऑथर या उसके जो वारिसान हैं उससे उसकी इस्तेमाल की इजाज़त लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे प्लेजरिज़म की भी बात करते चल रहे हैं कि प्लेजरिज़म जो है वो क्या है और कॉपीराइट के जो कंटेंट्स हैं उनको वो कब प्लेजरिज़म के ज़िम्मे में आते हैं। तो प्लेजरिज़म एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ये एक ऐसी अटैम्प्ट है जो कि किसी ख़ास वर्क को किसी वेबसाइट से, किसी पब्लिकेशन से, किसी और की पब्लिकेशन से चुरा के उसे अपना बना के पेश करने की अटैम्प्ट को प्लेजरिज़म कहा जाता है।
अक्सर आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि उसके ऊपर प्लेजरिज्म का नोटिस लगा होता है, जिसे सी या आर के लफ्ज़ को राउंड करके ज़ाहिर किया जाता है कि ये जो काम है ये कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है और इसे कॉपी नहीं किया जा सकता। और कहीं कहीं वो कुछ वेबसाइट्स पे कॉपीराइट एग्रीमेंट भी दे दिया जाता है कि अगर किसी ने इसको कॉपी करना है तो वो किन शराइत के साथ इसकी कंटेंट या इसकी पिक्चर को कॉपी कर सकता है। अगर किसी किताब या किसी वेबसाइट के ऊपर जो कॉपीराइट का नोटिस नहीं दिया गया, फिर भी उसके कंटेंट को कॉपी करने से पहले उसकी जो परमिशन है वो लेना ज़रूरी है। और जो किसी भी वेबसाइट के ऊपर हम कॉपीराइट हासिल कर सकते हैं। और एक और बहुत अहम बात मैं बताती चलूँ कि कोई सॉन्ग, मूवी, वीडियो या कोई भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो हम फ़र्ज़ करें कि एक हम किताब ख़रीदते हैं बाज़ार से, या हम एक वीडियो की जो डिस्क है वो ख़रीदते हैं, या कोई यूएसबी लेते हैं जिसमें ख़रीद ली, हमने एक किताब ख़रीद ली, लेकिन उस किताब ख़रीदने के बाद भी हम जो उसका कॉपीराइट है उसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, हम उस कॉपीराइट की खिलाफवर्जी नहीं कर सकते। हमारे ख़रीदने का किसी किताब को मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम उसके कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, किसी जैसे बुक्स को ट्रांसलेशन करने के लिए भी अगर कोई फ़र्ज़ करें किसी दूसरी ज़बान की एक पब्लिकेशन है, एक किताब है, इंग्लिश की, फ़्रेंच की, अरेबिक या कोई और, तो अगर कोई उर्दू जो पब्लिशर है या राइटर है वो अगर ये चाहे कि एक बहुत कोई मशहूर किताब है और मैं उसको तर्जुमा कर दूं, तो ये कोई कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगी। लेकिन इससे पहले भी हमें जो उसका ओरिजिनल ऑनर है उससे इन राइटिंग जो है वो परमिशन लेना ज़रूरी है, किसी भी किताब को ट्रांसलेट करने के लिए या उसे अपनी ज़बान में पब्लिश करने के लिए। तो कॉपीराइट लाइसेंस एग्रीमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ किताबों पर या मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे आपने लिखा होगा कि कॉपीराइट लाइसेंस एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि वो सारी टर्म एंड कंडीशन जिसके तहत जो आम व्यूअर्स हैं, पब्लिक है, वो उसे कॉपी कर सकती है। तो व्यूअर्स, मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने कोई किताब को या किसी वेबसाइट के किसी कंटेंट को कॉपी करना हो तो वहाँ पे दिया गया जो कॉपीराइट लाइसेंस एग्रीमेंट है उसको एक दफ़ा पढ़ लिया जाए, ताकि उसके मुताबिक हम जो कंटेंट हैं उसको कॉपी करके या उसे अपनी जो तहकीकाती या कोई भी नई पब्लिकेशन है उसका हिस्सा बना सकें, या फिर जो ओरिजिनल ऑनर है उससे इजाज़त लेना जो है इसका वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो गूगल इमेजेस हैं, बहुत सारी दफ़ा हमने देखा होगा कि जब हम कोई गूगल इमेज ओपन करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि सब्जेक्ट टू कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। तो उन इमेजेस को भी कॉपी करने से पहले, उन्हें अपनी किसी पब्लिकेशन में इस्तेमाल करने से पहले जो उसका ओरिजिनल ऑनर है उससे इजाज़त लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम किसी कानून की इन्फ्रिंजमेंट ना करें। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बहुत अहम बात बताती चलूँ कि जो कॉपीराइट है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक जस्ट लाइक प्रॉपर्टी राइट है। जैसे कि प्रॉपर्टी किसी की वफ़ात के बाद उसके वारिसान में वरासत हक रखती है, इसी तरह जो एक कॉपीराइट है वो भी ओरिजिनल ऑथर की वफ़ात के बाद उसके जो वारिसान हैं उनका राइट बन जाता है। तो जब कोई ओरिजिनल ऑथर की वफ़ात हो जाए तो उसके बाद जो अगर कोई कॉपी करना चाहे तो वो उसके जो वारिसान हैं उनसे इजाज़त ले सकते हैं। और जब कोई ओरिजिनल ऑथर की वफ़ात हो तो जो वारिसान हैं वो कॉपीराइट रजिस्ट्रार को अप्लाई कर सकते हैं कि किस तरीके से वो जो हक़ है वो उनके नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो जो कॉपीराइट रजिस्ट्रार है वो कानून को फ़ॉलो करते हुए, इनहेरिटेंस के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फ़ॉलो करते हुए जो कॉपीराइट है वो वारिसान के नाम मुंतकिल कर देंगे अपने रजिस्टर में। तो
तो अभी हम ये देखते हैं कि वो कौन से ऐसे मौक़े हैं, वो कौन सी ऐसे काम हैं जो कि इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट को इन्फ्रिंजमेंट करने के या कॉपीराइट को के हक़ को तजावुज़ करने में या उसकी जो है उसको तोड़ने के ज़िम्मे में आते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर किसी ऑथर की, ऑनर की जो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड वर्क है उसको कॉपी करके उसकी कंसेंट के बगैर, उसकी परमिशन के बगैर अगर आगे पब्लिश कर दिया जाता है तो ये इन्फ्रिंजमेंट के ज़िम्मे में आता है। और इसी तरह से अगर किसी ने कोई मवाद, कोई जो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड वर्क है वो अगर किसी ने अपने किसी मखसूस काम के लिए इस्तेमाल करना है जो कि ऑनर नहीं है, तो उसे चाहिए कि वो कॉपीराइट रजिस्ट्रार को अप्लाई करे और उसकी इजाज़त ले या फिर ओरिजिनल ऑनर से उसकी इजाज़त ले। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अब हम उन रेमेडीज़ की बात करते हैं जो इन्फ्रिंजमेंट अगर हो जाए तो जो ओरिजिनल ऑथर है या जो उसके वारिसान हैं वो कौन कौन सी रेमेडीज़ जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। तो जो ओरिजिनल ऑथर है या ऑनर ऑफ कॉपीराइट है वो कोर्ट से डैमेजेस क्लेम कर सकता है या फिर इंजंक्शन के लिए दावा कर सकता है। और इसके अलावा कई सूरतों में जो रेमेडीज़ हैं, सिविल रेमेडीज़, क्रिमिनल रेमेडीज़ या एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़, इन तीनों में से कोई रेमेडी के लिए क्लेम किया जा सकता है। तो सिविल रेमेडीज़ में हम बात करते हैं इंजेक्शन की या फिर जुर्माने की। क्रिमिनल रेमेडीज़ में सज़ा और जुर्माना दोनों आयद हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी में भी जुर्माना और जो कंपनसेशन है वो क्लेम की जा सकती है। तो व्यूअर्स, कॉपीराइट जो है वो एक ऐसा हक़ है जो किसी काम के ऊपर एक जो ओरिजिनल ऑथर है या ऑनर है उसको उसके काम को महफूज बनाता है ताकि जो बाकी लोग हैं वो उसकी उस यूनिक वर्क को कॉपी ना कर सकें। तो व्यूअर्स, लीगल एड हेल्पलाइन का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मुझसे रब्ता करने के लिए आप उस लिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं और कानूनी रहनुमाई के लिए और कानूनी अवेयरनेस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।